गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी? आवाज जाए तो यस बोल देंगे। किसी तरह हमको इधर दिखाई कम दे रहा है। हम कहे दिख रहा है भाई? यस, ठीक है। चश्मा मेरा चलिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हमने आपको बताया था लाइट ऑन कर देते हैं। चश्मा लगा लिया, अब लाइट ऑन कर देते हैं। हर्ट के बारे में हमने आपको समझा दिया था। अब कुछ सवालात हो जाए। पीडीएफ बाबू, पीडीएफ अपलोड हो गया है आपका। जो पीडीएफ है वो अपलोड हो गया है। अब चूंकि एप्लीकेशन पे लोड इतना ज्यादा है कि धीरे 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 सब तक पहुंचता है। जैसे आप एक ही साथ 200 लोगों को मैसेज कीजिए तो देखिए कट 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 नीचे पहुंचता है। अब एप्लीकेशन पे ज्यादा लड़के हैं तो किसी को मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला होगा। इसलिए पीडीएफ आपका हार्डली जिसको नहीं मिला है वो उसको 2 PM तक मिल जाएगा। काफी टाइम लगता है, आपको ही पता है। भारत सरकार का कोविन एक्ट पे ओटीपी नहीं आ रहा है। पीडीएफ डाल दिया है, धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएगा। तबीयत ससुरा हमारा पता नहीं क्या हो गया। रात शाम में एक आदमी आया मेरे पास, क्लास स्टार्ट करने वाला। आप लोग को बोले भी थे शाम में क्लास लेंगे। उस आदमी को, उसको हम, आप बताओ, वो एक वीडियो में भी हमने बताया था आपको, जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया देखो, हाइपोक्सिया बीमारी क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल का घट जाना हाइपोक्सिया होता है। उस ससुरा को साइलेंट हाइपोक्सिया था। साइलेंट हाइपोक्सिया को हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इस ससुरा सबसे ज्यादा जानलेवा हो जाता है। उसका ऑक्सीजन लेवल था 75। भैया आपको भी पता है कि 94 से ऊपर होना चाहिए, और उसका था कितना? 75। और उसको पता ही नहीं चल रहा था। कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको नापे शाम में ससुरा को, कहा कि कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। हम कह रहे ससुर तू नहीं, तू उधर जो पहले भाग यहाँ से, सब सेफ्टी लेके आओ। इसको नाप रहे हैं तो ससुरा का ऑक्सीजन लेवल 75 है और उसको पता नहीं चल रहा है। भाग दौड़ भाग करते करते गया ससुरा 75 पे, उन्हें अभी ऑक्सीजन पे पड़ल है। बहुत डॉक्टर से बात किए तो कह रहा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। बताओ भाई, 75 ऑक्सीजन चल गया है और आप नॉर्मल घूम रहे हैं। कह रहे सर जी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं प्रॉब्लम तो एक के बार चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन हम देते हैं, आप ध्यान से समझिए। आपके मोबाइल में एक सिस्टम होता है जिससे कि आप अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में वो ऑफ हो गया होगा तो मेरा एप्लीकेशन आपके मोबाइल के सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन होता चाहिए। जैसे आप सुनते होंगे ना, नहीं बोलता है सब कि दूसरा दूसरा कहता है बेल आइकन दबा दे, हाई कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ऐसे कुछ बोलता है सब ना। तो कहे कहता है सब बेल आइकन दबाने के लिए, वही होता है। जब तक घंटवा नहीं दबाएंगे ना, सोच रहा वो नहीं आएगा नहीं नोटिफिकेशन। तो आप अपने मोबाइल में ऑफ किए होंगे इसलिए नहीं आता होगा। जिसमें जिसमें ऑन है वो आता होगा। चलिए वो अब आपको बताते हैं। आप लोग में से जितने लोग हैं जिनके आसपास में कोरोना पेशेंट होंगे, उनको ऑक्सीजन लेवल नापते रहिएगा। बताइए वो 75 पे, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सीधे चल जाएगा ऊपर। भाई अगर ये 60 के चल गया नीचे तो फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर, वेंटिलेटर, यही लोग का काम आता है। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने आपको हार्ट बहुत तरह से पढ़ाया था, पीडीएफ डाल दिए बोले आपको। इसमें हार्ट का हमने सबसे पहले बेसिक जानकारी दिया था। बेसिक जानकारी में आपको क्या क्या बताए थे कि अलिंद क्या होता है, यानी एट्रियम क्या होता है, नीलय क्या होता है, नीलय क्या होता है। इसी के साथ साथ बेसिक बताने के बाद हमने अलग अलग जानवरों में बताए थे। फिर ब्लड में जो इसमें चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का पाथ क्या था, किस तरह से किस चैम्बर में ब्लड जाता है। हमने बॉडी में पाथ बताए थे, बॉडी में ब्लड का पाथ क्या क्या होता है। उसके बाद से हम अपने वाल्व बताए थे, कौन कौन वाल्व होता है। वाल्व के बाद हम वेसल बताए थे, वेसल यानी पुल्मोनरी वैन, पल्मोनरी धमनी बताए थे। हार्ट अटैक का कारण क्या बन जाता है? हार्ट अटैक का कारण यही होता है कि आपकी जो कोरोनरी साइनस है उसमें फैट का जमा हो जाना। फैट जो होता है वो शरीर में जमा होता है, जबकि नसों के अंदर फैट ना होके उसका एक दूसरा रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। अब आप कहेंगे कि सर ये ससुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट क्या है? तो बाबू देखो, आप तेल खाते हैं ना, तेल, घी, डालडा, ये क्या है? सब अलग अलग रूप है, बट ओवरऑल देखेंगे
फंक्शन एक ही जैसा होता है। कोई डालडा डालता है, कोई शुद्ध घी डालता है, कोई तेल डालता है, कोई रिफाइंड डालता है। तो एक ही कैटेगरी की ये सब आएंगे, सब हल्का हल्का सा क्या होता है, चेंजिंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ब्लड में पाया जाता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इस कोलेस्ट्रॉल से बच के रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की पहचान क्या होती है कि ज्यादातर मोटे लोगों में होता है और जिनका एज ज्यादा हो जाता है। बुढ़ौती में आएंगे ना आप, जैसे 50-40 क्रॉस करेंगे तो आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा सा बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सोच रहा है लाइटवा भका हुआ चिटिक चिटिक कर रहा है। एक सेकंड रुको, बंद कर देते हैं। चलो वो ध्यान से समझते हो। तो कोलेस्ट्रॉल अभी आप लोग में नहीं बढ़ता है, छोटे बच्चों में, स्टूडेंट्स जो होते हैं, यंग एज के जो लोग होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं बढ़ता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में किसी को शुगर है, जैसे नॉर्मल आप शुगर की बीमारी हो गई है, बहुत लोगों में हो जा रहा है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी को है, तो आपके घर में भी किसी को अगर शुगर होगा तो आपको इजिली पता है कि शुगर के लिए इंसुलिन है, यानी दवा आपको पता है कि इंसुलिन। अब आप क्या करते हैं, उस चीजों को खोजते हैं जिनमें इंसुलिन पाया जाता है। अब इंसुलिन मतलब जिंक, आप सीधा सा समझिए, जिंक रहेगा तो इंसुलिन बना लेगा। तो आप उन चीजों को खिलाते हैं, जैसे जामुन खिलाते हैं, या जामुन के बिया को पीस के उसमें कुछ नमक वमक डाल के खिलाते हैं, कड़ी का पत्ता देते हैं, ये सब चीजें देते हैं और शुगर कम करते हैं ताकि लेवल घट जाए। उसी तरह से हार्ट अटैक के लिए सबसे बेहतरीन दवा होती है एस्पिरिन। हार्ट अटैक की सबसे बेहतरीन दवा क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, ये हार्ट अटैक के बीमारी में थोड़ी सी हेल्प करता है, उनको नॉर्मल देता है, ताकि जो उनमें चेस्ट पेन वगैरह होता है वो मतलब ठीक हो सके। ये एस्पिरिन परमानेंट दवा नहीं है, लेकिन जैसे आपको बुखार होता है तो आप एक नॉर्मल पैरासीटामोल खा लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं 1-2 दिन होने के बाद, वैसे ही हार्ट के लिए एस्पिरिन पाया जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने हार्ट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी बता दिया कि हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। बाईपास सर्जरी के दौरान हार्ट को बंद कर दिया जाता है और एक मशीन लगा के ब्लड को पंप किया जाता है, खींचा जाता है, हार्ट के ऊपर फिर प्रेशर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, पेस मेकर जो होता है वो कहां पर लगाया जाता है? हार्ट के कौन से चेंबर पे पेस मेकर को लगाना चाहिए? पेस मेकर जो है वो हार्ट के कौन से चेंबर पे लगाना चाहिए? आंसर दीजिए। हार्ट के कौन से चेंबर पे लगाना चाहिए? हाँ, दाहिना अलिंद। उस चीज को, दाहिना अलिंद का एक टेक्निकल नाम है, बताइए। जहां पेस मेकर लगाया जाता है ना दाहिना अलिंद में, यहाँ पर इसका एक टेक्निकल नाम है, हमने एक नोड लिखा था, वो कौन सा नोड था? एस, उस नोड का नाम क्या था? एस ए नोड। एस ए नोड मटेरियल में लिखा हुआ है, पीडीएफ डाल दिए हम, पहुंच जाएगा आप लोग को क्लास खत्म है। एस ए नोड, एस ए नोड जो होता है वो पेस मेकर का काम करता है। अब जिनको पेस मेकर लगा होता है ना, उनमें एक छोटी सी बैटरी होती है जो उसका चार्जेबल, मतलब वो उसकी वैलिडिटी काफी ज्यादा होती है और वो इनहेल कर लेता है खुद को। जैसे हम लोग कैसे ठंडी के दिन में गर्मी चाहिए तो या तो आग जलाइए, नहीं आग है तो हीटर में जाइए, हीटर नहीं है तो आप सूरज की रोशनी में जाइए। लेकिन जब कुछ नहीं है तो आप अपने हाथ को रगड़ लेते हैं कि नहीं लगा देते, हल्का सा चार्ज हो जाते हैं कि नहीं? वैसे ही जो पेस मेकर होता है वो खुद को इंप्रूव कर लेता है, इनहेल कर लेता है, अपनी बैटरीज को हल्का सा इंप्रूव कर लेता है। जो दिल की धड़कन होती है ना, उसी के पास से जैसे हम लोग हाथ वगैरह रखते हैं तो उनकी बैटरी का पावर ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिनको पेस मेकर लगा होता है, डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप हाई मैग्नेटिक फील्ड में मत जाइएगा या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मत जाइएगा। जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे जाएंगे ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो ट्रेन की बिजली वाली लाइन होती है उसके नीचे जाइएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप छाता लगा के जाइएगा ना, और अगर वो पुराना वाला छाता है लोहे वाला, और उसमें जो देहात में लगाते हैं लोग वो, उसके लोहे की डंडी पकड़िएगा और ट्रेन की पटरी के नीचे से जाइएगा, अगर ऊपर OHC यानी ओवरहेड वायर गया होगा तो आपको हाथ में हल्का झंझनाहट महसूस होगा, क्योंकि वो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना हाई फ्रीक्वेंसी, इतना हाई पावर है कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूरी तक में है। तो ऐसा इंसान अगर हाई वोल्टेज के पास जाएगा तो उसके दिल में अपने से लगा है छोटी सा वोल्टेज, हाई वोल्टेज वो उसको डिफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि भाई आप ऐसे जगहों पे न जाए। आगे बढ़े। सर ऑपरेशन में टाइम लगता है, क्या कर रहे हैं ऑपरेशन में? नहीं, इसी टाइम क्लास नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा आंख दिखाने गए थे।
सर ऑपरेशन के टाइम जो टाके लगते हैं उन्हें काटते कैसे हैं? वेरी गुड। देखिए इनका क्वेश्चन है कि सर ये कैसे काटेंगे, मतलब आप नहीं समझे। वो लड़का ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछना कुछ और चाह रहा था, लेकिन भाई मतलब वो पूरा कंप्लीट पूछ नहीं पा रहा है। देखिए तो बबुआ का क्या क्वेश्चन है कि सर बाईपास सर्जरी जब करेंगे तो जो छाती को काटेंगे यहां से, इसको तो हम बाहर बाहर सील देंगे, लेकिन जो अंदर कटिंग किए हैं, कट करके मशीन लगाए हैं, ये किया है, इसमें भी तो टाका मारेंगे ना अंदर जो किए हैं। जैसे किसी के किडनी का ऑपरेशन है तो भाई पहले तो आप पेट चीरेंगे, उसके बाद किडनी का ऑपरेशन कर देंगे। तो इनका कहना है बबुआ का कि सर बाहर का टकवा तो काट देंगे, हमको समझ में आता है कि डॉक्टर कहेगा 10 से 15 दिन बाद आइएगा हम टाका काट देंगे, बाहर का काट देंगे, अंदरवा वाला कैसे काटेंगे? यही उसका क्वेश्चन है। तो देखिए जो स्ट्रेचेस लगाए जाते हैं, टाके लगाए जाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल, जो 10-15 दिन के बाद वो अपने से त्वचा में गल जाता है और उसको कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो जो डिसॉल्वेबल होता है, जो गल जाता है, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट में जब डॉक्टर सिलता है, स्ट्रेचेज लगाता है, तो वो डिसॉल्वेबल से लगाता है ताकि वो शरीर के अंदर डिसॉल्व हो सके। 10 से 15 दिन बाद वो अपने से डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे भी टाका काटता है आपका 10 से 15 दिन बाद, तो अंदर वाला जो टाका होता है वो 15 दिन बाद अपने से गल जाता है। तो जब वो पूरा शरीर सट जाएगा तो गल जाएगा। अब ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको किस लेवल का लगाना है। तो अंदर वाले पार्ट में डिसॉल्वर लगाना चाहिए और बाहर वाले पार्ट में आपको नॉर्मल स्ट्रेचेज होते हैं उसको काटना पड़ता है। तो बाहर सर और फूट जाता है, ये लग जाता है, तो इसमें डिसॉल्वल नहीं लगाना चाहिए। जो डिसॉल्वल स्ट्रेचेज होते हैं, जो गल जाते हैं, वो अच्छे होते हैं और महंगे होते हैं, उनसे दाग बहुत कम आता है, दाग नहीं होता है। और जो बाहर वाला टकवा मारता है सब बोरा ही जो सील देता है, उससे दाग पड़ने लगते हैं, सब उससे दाग पड़। देखिए मेरे माथा पे भी यहाँ पे लगा हुआ है स्ट्रेचेज, यहाँ देखो दिखता है कि नहीं, हल्का सा यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे गर्दन का जो ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ हमने डिसॉल्वर लगवाया था बाहर होने के बावजूद, हल्का सा, ताकि निशान कम आए। तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो टाका पे थोड़ी क्वालिटी से अच्छे हो जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ जाए। हार्ट के लिए, अब हार्ट जो प्रेशर डालता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का काम होता है, जनरेट होता है हार्ट से। हार्ट का इजीली काम केवल पंपिंग स्टेशन है, वो ब्लड को पंप कर देता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। अगर आप काम को देखेंगे तो फेफड़ा ज्यादा काम करता है हार्ट के तुलना में, क्योंकि वो ब्लड को लेता भी है और उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, CO2 निकालता है या बाहर के फालतू चीज को निकालता है, उसके बाद हार्ट को दे देता है। तो हार्ट जो होता है ना वो पंप करता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि हार्ट जरूरी है फेफड़ा जरूरी नहीं है, पूरे शरीर का एक एक पार्ट पुर्जा जरूरी है। लेकिन हार्ट का दूसरा कोई मैकेनिकल काम नहीं है, वो ब्लड को रिसीव करेगा, पंप करेगा, रिसीव करेगा और पंप करता है। तो इसी से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कह रहे हैं सर? सर टाइमिंग गलत कैसे हो जाता है? ऑडियो प्रॉब्लम, एक सेकेंड। ऑडियो टाइमिंग गलत नहीं होता बाबू, हमको डॉक्टर ने टाइम दिया था इस टाइम दिखाने के लिए। अखिया उसको दिखा लेते हैं ना तो अखिया चौपट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए हम आपको बता दिए कि भाई क्लासवा आपका ऑलरेडी लेट है, ज्यादा लेट हो। चलिए अब ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या है भैया? ब्लड प्रेशर हृदय द्वारा लगाया गया प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्त, और प्रेशर को कहते हैं चाप, रक्त चाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर, रक्त चाप, ये होता दो टाइप का है, दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, 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 और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को कहते हैं प्रकुचन, 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 सिस्टोलिक कहते हैं। ये प्रेशर जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है, ये प्रेशर हाई लेवल का होता है। कितना? तो 120 मरकरी का, 120 मतलब एक पाइप में 120 mm अगर मरकरी भरेंगे, ऐसे नॉर्मल समझिए, हम आपको समझाते हैं। एक पाइप में अगर 120 mm तक आप क्या भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं, यहां तक इतना,
और उसका नीचे का एरिया फोड़ देते हैं और नीचे उंगली रखेंगे तो ये मरकरी प्रेशर लगाएगा कि नहीं। अब मान के चलिए किसी पाइप में पानी भर दिए, जैसे यही है, ये देखिए ये पाइप है, पानी है, इसको उल्टा कर देंगे और ढक्कन खोल दे और हम हाथ लगा दे तो हमको एक प्रेशर महसूस होगा कि नहीं होगा। तो हम ये क्या कहेंगे, स्प्राइट का प्रेशर। किसका प्रेशर, स्प्राइट का प्रेशर। और कितना एमएम, तो 2 लीटर स्प्राइट का प्रेशर। वैसे ही होता है एक पाइप में मरकरी यानी पारा भरा होता है, कितना, 120 एमएम। तो जितना 120 एमएम पारा को उल्टा करके नीचे प्रेशर का एहसास होगा, वैसे ही फील होना चाहिए आपको कि हार्ट का प्रेशर कितना है। तो 120 एमएम होता है इसका प्रेशर जाने वाला। अब ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है, तो ये जब हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है बॉडी की ओर, तो ये प्रेशर जनरेट होता है। याद रखिएगा, जब हार्ट बॉडी की ओर पंप करता है, तो हार्ट जब बॉडी की ओर पंप करेगा, तो आप बताइए पंप करने का काम अलिंद यानी एट्रियम का तो है नहीं। पंप जब भी करेगा तो वेंट्रिकल्स करेगा, नीले करेगा। अब गोली मारो यार, दहिना नीला है कि बायां नीला है। आपको पता है कि दहिना नीले फेफड़ा तक पहुंचाता है, बायां नीला ही पूरा क्या करता है, शरीर तक पहुंचाता है। तो आप बताइए जब नीला पंप करेगा तो इस स्थिति में जो नीला है क्या होता है, नीला। नीला यानी वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। आप बताओ जब ये सिस्टोलिक होगा यानी ब्लड को ढकेलेगा, कहां से, हार्ट से बॉडी तक में, तो जो वेंट्रिकल्स होंगे वो फूले हुए होंगे या पचके हुए होंगे। आप बताइए वेंट्रिकल्स फूले हुए होंगे या पचके हुए होंगे, बताइए तो। बोलिए बोलिए जल्दी। अरे भैया क्या होंगे, पचक जाएंगे। क्या होंगे भैया, पिचक जाएंगे। अरे यार फूलेगा कैसे, बेवकूफ वाला बात कर। तो ऐसे से अगर दाहिन नीला फूल रहा है मतलब ब्लड इसमें आ रहा है, फूल रहा है मतलब आ रहा है। अब आप बताओ यार, पिचकारी से अगर ब्लड, अगर मान के चलिए पिचकारी लिए हैं या फिर कुछ पहले एक पिचकारी आता था हम लोग के समय में, 1 रुपया का मिलता था, तो भर के ऐसे दबाइए तो फेंकता है। आजकल से जरा पंप वाला आ गया, तो पिचकारी से ऐसे ऐसे दबाइएगा तब ना कोई चीज फेंकेगा। गजब बात करते हैं, कोई चीज को दबाओगे तभी तो फेंकेगा। मान के चलो ये है, अब इसको हम दबाएंगे तभी ना पनिया फेंकेगा, फुलाएंगे तो पनिया वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है, सिकुड़न होता है। नीले में क्या होता है, सिकुड़न, सिकुड़न, सिकुड़न कंट्रास्ट होता है, समझ में आ गया, सिकुड़ने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। इसका उल्टा जो होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं, अनुशीतलन, अनुशीतलन। अनुशीतलन में क्या होता है, ये प्रेशर बहुत लो होता है। ये प्रेशर क्या होता है भैया, ये प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर होता है, मतलब ये लौट कर आ रहा होता है, ये 80 mm पे लौट के आता है। ये क्या होता है कि बॉडी पार्ट से जो ब्लड गया है वो लौट कर जब हृदय तक आता है, हार्ट तक लौटता है। ये क्या है भैया, ये जाता है, ये जाता है कहां से, हार्ट से बॉडी पार्ट तक। और ये क्या होता है, लौटता है, लौटता है कहां से, बॉडी से यहां तक में। तो इसमें बताइए नीले क्या होगा, नीले क्या होगा, नीले फूलेगा, ऐसे फूलेगा तभी ना ब्लड आएगा। तो नीले क्या होता है, फैलता है, फैलता है। नीले क्या हो जाता है भाई, फैल जाता है। आप नॉर्मली सोचिए, ज्यादा दिमाग उमंग मत लगाइए। एक कोई पिचकारी ले लीजिए, कोई बोतल लीजिए, अगर आप उसे सिस्टोलिक यानी पंप करना चाहते हैं तो इसको पचकाइए, पंप कर देगा। वापस रिसीव करना चाहते हैं तो छोड़िए, फुलाइए, वापस चला आएगा। पंप कीजिए, फुलाइए, पंप कीजिए, फुलाइए, हो गया यहाँ पर। इसी को कहते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। जाने वाला प्रेशर सिस्टोलिक, आने वाला प्रेशर डायस्टोलिक। हो गया, समझ में आ गया नहीं गया, फैल जाता है, वेरी गुड। तो इसी के हिसाब से हम ब्लड प्रेशर डिसाइड करते हैं। बीपी किसी का नापना होता है तो इसी हिसाब से डिसाइड होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर इसी हिसाब से डिसाइड होता है, कितना ये सिस्टोलिक है और कितना डायस्टोलिक है। ये जो ब्लड का प्रेशर है, अब आप बताइए भैया ब्लड प्रेशर कैसे डिसाइड होगा। हम यहां लिख देते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी ये डिसाइड होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। आप बताइए भैया सिस्टोलिक प्रेशर कितना था, 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना था, 80, 120 बटा 80। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। लेकिन इसमें समझिए ये नॉर्मल एक एवरेज है,
इसमें बच्चों का भी शामिल है और 80 साल के बूढ़े का भी शामिल है। लेकिन आप लोग का प्रेशर अगर इतना है 120/80 तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दही गिरल गिरल रहेगा, सुस्ती सुस्ती रहेगा, सोचेंगे कि पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तनी फेसबुक देख लेते हैं, हाई है। इतना आपका प्रेशर नहीं रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। छोटे बच्चों को आप देखें ससुरा थकबे नहीं करता है, सब उठ जाएगा, सब इधर उधर हमेशा चार्ज रहेगा, सब इसको परेशान करो, दादाजी को दादी को मोहल्ला में मार करके चलाएगा, घर में टीवी उवी फोड़ देगा, माने दिन भर वो ससुरा नौटंकी करते रहता है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर पे होता है। तो ब्लड प्रेशर में आप स्टूडेंट का थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप सिस्टोलिक को बढ़ाएंगे तो डायस्टोलिक भी होना चाहिए। तो आपका 140 है ना तो ठीक है, एकदम खचरे नहीं देखते, कुछ कुछ एकदम हरिहर रहता है, सब समझ में आएगी नहीं आ गया। 120/80 मतलब उतना मजा नहीं देगा। हाँ 140/90 कर दो और ठीक है। तो थोड़ा सा आपका इससे ज्यादा रहना चाहिए, इससे कम तो सचुरा आपको तो मने नहीं लगेगा। नहीं देखते आदमी कहता है दहिया भरिया रहा है, मने नहीं कर रहा है, छोड़ो ना यहाँ पे, ऐसे अजीब अजीब चलेगा। सो ऐसे पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था ना तो सोचा गर्मी के दिन में नहीं कटता था, तो आदमी शरीर बाहर आते रहता था। तो आप इसको बढ़ा के रहिएगा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप का प्रेशर होता है, एक होता है हाइपर टेंशन। क्या होता है भैया? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन समझते हैं? इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी जो होता है इंक्रीज हो जाता है। हाइपर टेंशन में क्या होता है भैया? बीपी इंक्रीज हो जाता है, ये चला जाता है 150 चल जाएगा या 140, 140 ये चला जाता है 100। मतलब इन द सेंस क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। ये अच्छी बात नहीं है बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसमें गुस्सा बड़ी तगड़ा आने लगता है। अगर बीपी ज्यादा बढ़ने लगेगा तो भैया ये भी खराब बात है, वरना आपको क्या आने लगेगा? गुस्सा आने लगेगा। हाइपरटेंशन में किसी को दिक्कत, इसमें बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 140 से ज्यादा बढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? आगे बढ़ते हैं, ये नहीं बात है। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो आपको नमक की मात्रा कम कर लेनी चाहिए। नमक कम कर लेंगे तो बीपी कम आ जाता है, नमक कम कर लेने से बीपी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, हो गया। इसके बाद होता है एक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है? इसमें जो बीपी होता है ये लो हो जाता है, बीपी जो होता है लो हो जाता है, घट जाता है। ये कितना घट जाएगा भैया? बीपी का घटना बहुत खराब माना जाता है, 100/70 हो जाता है, इससे भी घट जाता है। अब भाई घटने का कोई फिक्स थोड़ी है, नॉर्मल से बढ़ गया तो भी आप हाइपरटेंशन में जाएंगे। ये वैल्यू याद मत रखिएगा कि क्या क्या होना चाहिए, आप बस इसको याद रखिएगा, इसको बढ़ा या घटा तो होता है। तो एक आदमी एवरेज बता देता है कि इससे ज्यादा घट जाएगा। तो इसमें ही डॉक्टर कहता है कि देखिए आप क्या कीजिए, आप अपने खाना में नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजिए, नमक की मात्रा बढ़ा लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हम नमक बढ़ा लेते हैं तो ये थोड़ा बीपी हो जाता है। खाने में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अम्लीय चीज खाएंगे, अम्लीय चीज यानी जिसको खाने में खट्टा लगता है, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, उत्तेजित भोजन, मसाला, ये सब चीज, तो अम्लीय चीज खाइएगा तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर कड़वा चीज खाइएगा यानी क्षारीय चीज खाइएगा तो बीपी को घटा देता है। तो अम्लीय चीज क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं अम्लीय। एसिडिक चीज अगर आप खाते हैं तो आपको क्या हो जाता है? आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर आप क्षारीय चीज खाते हैं यानी कड़वा, करेला वगैरह टाइप का, बेस तीखा कड़वा चीज, तो आपका बीपी घट जाता है, आपका बीपी घट जाता है। तो ससुरा घट गया तो भी ठीक नहीं है, सुस्ती सुस्ती देह भर रहेगा। देखिएगा ना, महिलाओं का अक्सर बीपी कम होता है, महिलाओं का बीपी क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए देखिएगा महिला सब ज्यादा काम कर लेगी, सब और धाए दे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगी सब। और देहात के लोग ना अपने पतों को बहुत गरियाते हैं, दूर से श्री पतोहिया कामे नहीं कर रही, यही नहीं कर रही। अरे यार पतोहिया का एक बार बीपी चेक करा दो, अगर डाउन है तो उसको हाई करा दो, बीपी हाई करा लो, देखो एकदम पतो आपकी जेसीबी की तरह काम करेगी।
तो लेकिन पतों को लोग ये लोग ना अजीब समझते हैं। और जो ननद होती है सब ननद, ये सबको मतलब क्या बताइए, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है, जब तक उन्होंने हड़िया पत की नहीं संभाला है, किचन उचन में नहीं गई। और जैसे ननद को समझ में आ जाएगा भाभी है, उन ससुरियों को तो समझ में आएगा कि हमारा पर्सनल, अब घर का सब काम अभी ये करबे करेंगे, समझ में आया। उस घर में देवर उठेंगे 10 बजे, ससुर उठेंगे 8 बजे, ननद उठेंगी 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन चाहिए, रावण है सब घरवा में। अजब हाल है। जस करनी तस भोग ही पावा बेचारी की जान लेके रख लेते हैं। आप बताओ, आपको कोई सुबह 4 बजे भोर में उठाने लगे तो कैसे इज्जत कीजिएगा उसको। आदमी थकल, हम तो 2 बजे सोने जाते हैं, कोई 4 बजे उठा देगा तो हम ओकरो कहेंगे तेउसु। चलिए, इस सब चीज का ध्यान रखा कीजिए। महिला के जीवन को खराब कर देती है। वरना पुरुष कभी ये नहीं देखने जाएगा कि कौन महिला 10 बजे सूतने जा रही है कि 11 बजे सूत रही है। लेकिन वो अगर कोई महिला प्लेट धो के आएगी तो पुरुष उसको कोई टेंशन नहीं। और महिला जो देगी, देखिए माई बर्तनवा हेने से ढेर साफ बा, हेनिया से तो साफे नहीं छे। अरे बैल कही के तो हेनिया रख के खाना है का, तो रखे नहीं साफ है तो जाके अपने साफ कर लो दोनों कम नहीं होते। कभी देखे हैं कि नहीं महिला सबका झगड़ा घर में, बड़ी खतरनाक होता है। आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है। आप सब लोग को आगे ये सब देखना पड़ेगा। ये सब आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फीस देंगे ना बायोलॉजी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल हैं कि जिंदगी जब तक समझ में आती है, ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाएगा। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरा आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, वहीं क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्ने पढ़ ले, माइक लगा लेते, ते पढ़ल लिखल तो ना है, तेऊ पढ़ उधर, है कि नहीं। लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा तू उधर रह, हम इधर रहते हैं। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। बीपी वगैरह, हालांकि बीपी को कम करने के लिए आप नमक की मात्रा कम कीजिए, बीपी बढ़ाने के लिए नमक की मात्रा बढ़ा लीजिए। तो बीपी और नमक एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आपके खाना में नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आपका बीपी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है। और नमक को घटा देंगे तो बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुशी यादव, सर अभी हम 11 साल के हैं। इधर का कर रही है रे बबनिया, तुम 11 साल की है। चलो यहां समझ में गया। बीपी बढ़ाने के लिए आपको नमक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और बीपी को घटाने के लिए नमक की मात्रा घटानी पड़ेगी। और अगर आपका बीपी नहीं घट रहा है, अगर बीपी नहीं घट रहा है तो आप अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। आप उससे खूब अच्छा, हाँ जीजा खाना खा लिए, ठीक है ठीक है। तो आपको अगर अपना बीपी डाउन करना है तो साली से बात कीजिए, बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएंगे। और बीपी को हाई करना है, बहुत तेज बढ़ाना है तो अपनी घर वाली से बात कीजिए, समझ में आया। घर वाली से बात कीजिए, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। तनीसा है, मान के चलिए खाना खराब है, अच्छा नहीं है, तो बीबी से बात कीजिए, कैसा खाना बना है, तो अबे बीपी बढ़ा देगी आपकी। कहेगी खाना है तो खाइए, नहीं तो अपने बना लीजिए, कैसन खाना बना है, गुजारा इनके लिए स्पेशल खाना है, खाई के बाद तो खाई रहूंगा ना तो जाएंगे, ये बनल बा खाई, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, समझे। आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घरेलू उपाय। बीपी खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म, किसी को बीपी वगैरह में दिक्कत है तो बताइए।
किसी को बीपी बढ़ाना है? सर जिसकी शादी नहीं हुई उसको, बाबू जिसकी शादी नहीं है उसको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या फिर हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता है। शादी बाद ये सब बीमारी होती है सब, अभी थोड़ी ना होगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है तो बोलिए। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट। बस 2 मिनट वेट कीजिए बाबू, 2 मिनट, बस 2 मिनट। हम आए, यू गए, यू आए, 2 मिनट बस, थोड़ा सा लॉक। इसके बाद हम आपको ब्लड का पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट। हो गया बाबू? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं ब्लड के बारे में। हम कहीं नहीं गए थे आज, हिस्ट्री का क्लास नहीं, आज हिस्ट्री का क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर जाना है चेक कराने इसको। करेगी सर, लड़की का बीपी कैसे कंट्रोल होगा? अब लड़की सबका कोई लेडी टीचर बताएगी। हमको क्या पता लड़की सबका भाई, कोई लेडीज टीचर से तो समझिए, हम तो लड़कों का हर उपाय बता दिए। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड भैया, ब्लड ध्यान से समझो भैया, भैया ब्लड, ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, उर्दू में इसका 2 नाम है, एक है खून, दूसरा नाम है लहू। लहू समझा गया? ये दोनों उर्दू है, खून और लहू, और रक्त हिंदी है। फिल्मों में देखेंगे ये लहू बड़ी, गाना वाना में लहू बन के आंसू बरसने लगे, सोच रहा झूठ बोलता है ये सब। तो बताओ, कहीं खून आंख से बरसेगा? ओके, चोट लागल होगा कहीं तो लड़कियां पे सधा रहा है, पूरा याद कर रहे हैं तो खून बरस रहा है। लड़कियों बकलोल, ओ माय गॉड कितना मानता है हमको। उसको बोलना चाहिए जाके आंख चेक कराओ, सोचो तो आंख से खून निकल रहा है ना, हमको मानता है। लेकिन ये सब को तो और दिमाग पता नहीं कहाँ किडनी में होता है। ब्लड के बारे में देख, ब्लड आपको हम उत्तक पढ़ा दिए हैं। ब्लड ये कैसा उत्तक है? तो यह एक संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का काम करता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्लड जो होता है, इसका जो निर्माण होता है, ब्लड फॉर्मेशन, निर्माण, ये 2 चीजों में होता है। देखिए, एक होता है बोन मैरो में। बोन मैरो समझते हैं, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है। बोन मैरो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। हड्डियों के बीच में होता है, हड्डी के बीच में जो मच्छरदानी की तरह जाली जगह होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। लेकिन ये लीवर में होता है। लीवर, लीवर का एक मीसोडर्म होता है, यकृत, यकृत, यकृत में होता है। किस में होता है? तो भ्रूण में होता है। भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण किसे कहा जाता है? एम्ब्रॉय, भ्रूण
वह बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, अब वो ससुरा चाहे 1 महीने का है या वो 9 महीने का है, कितने भी महीने का रहे, जब तक वो अपने माँ के पेट में है वो भ्रूण कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई महिला 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो कहेगी नहीं हमारे में एम्ब्रॉय नहीं है, एम्ब्रॉय ही कहलाता है जब तक वो पैदा नहीं हुआ। इवन की पैदा होने के 1 घंटा पहले भी अगर वो पैदा नहीं हुआ ना, आधा घंटा पहले भी डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसका आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगा, तो भी आप उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय या भ्रूण कहेंगे। इसलिए हॉस्पिटल पे लिखा रहता है भ्रूण के लिंग की जांच कराना। लिंग मतलब पता करना होता है कि वो लड़का है या लड़की है। वो ये नहीं कहता कि बच्चे के लिंग की जांच कैसे, जब बच्चा का लिंग कौन सी जांच होगा, पैदा हो गया देख ना लीजिए लड़का है कि लड़की है। कभी सुने बच्चे के लिंग की जांच कराना गैर कानूनी है, नहीं, लिखता है कि भ्रूण के लिंग की जांच कराना गैर कानूनी है कि वो लड़का है या लड़की है। आप एम्ब्रॉय की जांच नहीं करा सकते। तो एम्ब्रॉय में जो बनता है वो लीवर के मीसोडर्म में बनता है, और हम लोग में ये कहां बनता है भैया, हम लोग में कहां बनेगा, हम लोग में ये बनता है बोन मैरो में। किसमें, बोन मैरो में। अरे यार कितनी बार बोले कि टाइम चेंज नहीं हुआ है, आज हम थोड़ा आंख दिखाने के लिए गए थे, वहां लेट हो गया, अभी डर डर के जाना पड़ता है यार कहीं डॉक्टर के पास भी कि कहीं आदमी वहां से कोरोना लेके मत आ जाए। इस वजह से हमने आपकी टाइमिंग नोटिफिकेशन देके चेंज की। कितनी बार समझाए यार, हमको लगता है क्वेश्चन पूछता है सर। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। ब्लड पीएच बता सकते हैं, ब्लड पीएच कितना होता है, 7 पॉइंट कितना होता है बताइए तो। ब्लड पीएच कितना होता है भैया, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, इतना भी तो गधे नहीं है। ब्लड पीएच 7.4, वेरी गुड, 7.4 होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, 7 से नीचे रहेगा तो एसिड होगा, तो ये एसिड तो होता नहीं है, ये एसिड नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। खून जो होता है वो क्षारीय होता है, ब्लड। और आपको पता ही है भैया ब्लड का प्रेशर, ये तो पढ़ा ही दिए, अभी पढ़ा है जस्ट। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड प्रेशर 120/80, ये तो अभी पढ़ा है। ब्लड का जो क्वांटिटी होता है, ब्लड मेल में जो ब्लड होता है ये कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। मेल में ब्लड कितना होता है, 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। मेल में ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल की शरीर में ब्लड 5 लीटर ही पाया जाता है। मेल में, एक स्वस्थ मनुष्य में होता है 5.5 लीटर पाया जाता है, और फीमेल में कितना पाया जाता है भैया, फीमेल में पाया जाएगा 5 लीटर, आधा लीटर कम पाया जाता है, ताकि वो मेल का खून चूस सके। भैया खून चूसने के लिए भी जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों में 5-5 लीटर, 5.5 कर देगा तो चूसेगी नहीं। तो यही वजह है कि शादी के बाद पुरुष परेशान रहता है बैलेंस बनाने के लिए। अब जैसे पानी के लेवल इधर डाउन करेंगे तो इधर से तो अपने पानी डाउन हो जाएगा, तो इसलिए इनमें ब्लड की मात्रा आधा लीटर कम होती है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे देखिए ब्लड के, हालांकि ये रीजन नहीं है, ब्लड में उनके शरीर में ये रीजन नहीं होता है। उनमें देखिए ब्लड जो होता है ना, एक्चुअली ये ताकत का प्रदर्शन होता है, तो उन्हें फिजिकल वर्क उतना नहीं करना होता है। उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आरबीसी कम हो जाता है, और आरबीसी ब्लड का बहुत बड़ा क्वांटिटी को डिसाइड करता है, इसलिए उनमें ब्लड भी कम हो जाता है। ये हो गया भैया आपका ब्लड। ब्लड आप नेचुरली ही बना सकते हैं। ये ब्लड कैसा है भैया, संयोजी ऊतक है, बट इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ब्लड जब भी हो सकता है नेचुरल हो सकता है, इसे आप आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लेबोरेटरी में वैक्सीन बना लिए कोरोना की, आप पैरासीटामोल दवा बना सकते हैं। इवन पहले किसी का पैर टूट जाता था, ज्यादा तो सही नहीं हो पाता था, अब पैर टूट गया है, बीच की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, जुड़ नहीं सकती, तो स्टील लगा देता है। बट अभी तक आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना पाया गया है। और ब्लड जब कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो आगे जाके आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, अभी शांति से ब्लड पढ़िए। हम भैंसा का ब्लड आदमी में नहीं लगा सकते हैं, हम ब्लड ग्रुप के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, अभी इतना समझिए। तो ये ब्लड हो गया। ब्लड फॉर्मेशन देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में इतना समझ में आ रहा ना। ब्लड
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में दो टाइप की चीज पाए जाते हैं, एक पाया जाता है लिक्विड पार्ट, कैसा पार्ट, लिक्विड पार्ट, एक पाया जाता है सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। इस लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा, इस लिक्विड प्लाज्मा क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये टोटल ब्लड का लगभग 60% कवर करता है, हालांकि कहीं कहीं ये 55% लिखेगा, कहीं कहीं ये 55% लिखता है, कहीं कहीं 60%, तो 60 ही रहता है। चलिए इसको, और जहां 55 लिखेगा ना तो वहां ऐसे लिखेगा 55 से 60, तो सीधा उसको 60 याद रखिएगा। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्पल्स, रुधिराणु, कार्पल्स, कार्पल्स या रुधिराणु, रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ये रीमेन पार्ट हो जाएगा 40%, ये 40% रीमेन पार्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड पार्ट हो जाएगा इसमें। अब आप समझिए ब्लड कैसे होता है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। आप शरबत पिए हैं, जैसे ये पानी है, ये क्या है भैया, पानी है, तो आप इसे समझिए कि प्लाज्मा है। लेकिन जब हम इसमें चीनी डाल दे, नमक डाल दे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे, तो खूब बेहतरीन शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो ब्लड केवल पानी की तरह नहीं है, बल्कि ये शरबत की तरह काम करता है। ध्यान से समझ बबुआ, इधर दुकान कमेंट करता है सब, शरबत की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें शरबत बनाना है तो इधर क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे, और इधर शरबत बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो इधर हमें चीनी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, चीनी, हल्का सा नमक लेना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मीठा ना हो सके, और नींबू लेना पड़ेगा, नींबू, नींबू। ये तीन चीज मिला देते हैं। तो ये बताइए, ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है, चीनी भी, नमक भी सॉलिड रहता है, नींबू को देखेंगे तो वो भी सॉलिड रहता है। नींबू का जो रेशा होता है उसका रस ना लिक्विड होता है, नींबू का तो सॉलिड रहता है। तो ये सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं सब। अब खाली एक छुच्छे नींबू पानी हैंगा लेके घूमिएगा तो कोनो काम का नहीं, हाई लेके घूमिएगा तो इधर, समझ में आ गया कि नहीं, पानी, पानी, खाली पंचुच्छुर पानी रहेगा तो क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा कहा जाएगा। पंचुच्छुर पानी तो प्लाज्मा कहा जाएगा। बाबू पीडीएफ बोले ना आपको, अभी अभी क्लास में आ रहे हैं क्या, बोले तो आपको पीडीएफ के बारे में। सर आपके ट्विटर के नाम पे कोई दूसरा फेक आईडी कर रहा है। देखो, जो बैल को ये समझ में नहीं आता ये खान सर का ट्वीट है, ये है, उस सब लोग को हमारे ट्विटर से कोई मतलब। हमारा ट्विटर, हम अभी 10 मिलियन हो जाएंगे सब, तो उसके बाद ट्विटर चलाना चालू करेंगे। हम लोग के 9 मिलियन हो गए, सब 9 मिलियन कंप्लीट हो गए हम लोग के, तो 10 मिलियन हो जाएंगे जून में, तो हम लोग ट्विटर चलाना चालू करेंगे। तो जो ट्विटर पे जितना फेक लोग घूम रहे लोग, सब लोग साइड हो जाएंगे, क्योंकि जहां आप लोग के गुरुजी जाते हैं वहां थोड़ा समझ में करते हैं आप लोग। इसलिए आप इधर ध्यान से समझो, टॉपिक से मत भटको। लास्ट में आप लोग ये सब सवाल पूछ लीजिएगा। प्लाज्मा, तो केवल वो पंचुच्छुर कमवा का काम क्या है, प्लाज्मा है। इसलिए कोरोना मरीज में कहा जाता है प्लाज्मा दीजिए, प्लाज्मा। ये ससुराई बीमारी से लड़ता है, ये क्या करता है, बीमारी से लड़ता है, पनिये बीमारी से लड़ता है, माँ धाए 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 पनिया लड़ता है। इसलिए ना, जिसको कोरोना हुआ है, जैसे मान के चले किसी को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, इसका मतलब उसने बीमारी को मार दिया। तो डॉक्टर क्या कहता है कि उहे आदमिया का प्लाज्मा लाइए, तो आप में से ब्लड खींच लिया जाएगा और मशीन में घंघोर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे नचा नचा के, उसमें से नमक चीनी नींबू निकाल दिया जाएगा, खाली पंचुच्छुर पानी दे दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा प्लाज्मा। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और सॉलिड पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसे हम रुधिराणु या कार्पल्स कहते हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, चीनी नमक नींबू, चीनी नमक नींबू। तो जब आपसे कहेंगे कि बबुआ का आरबीसी कम हो गया है, तो आपसे आरबीसी ले आके आएगा।
किसी का डेंगू हो गया तो प्लेटलेट कम हो गया तो प्लेटलेट लेके आ जाइए किसी में से, किसी के WBC चढ़ा दीजिए। अब मन है किसी का प्लाज्मा थेरेपी से तो पनिया पंछुछुर लेके चलाइए प्लाज्मा। लेकिन बबुआ कभी कभी डॉक्टर कहता है कि हमरा होल ब्लड चाहिए, समझ में आया? हम लोग देहात में कहते हैं सगरो, समझ में आ गया? सगरो, सगरो मतलब कूली, 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 कूली मतलब समझते हैं सगरो। इसको CBSE वाला क्या कहता है सब? टोटल। और माइट के बोलेगा तो होल, और खाली W मिटा देंगे तो भोंका हो जाएगा। W का रहना जरूरी है। CBSE वाला का अलग नियम चलता है, W लगा देगा और तब होल लिखेगा तो मतलब है कि टोटल, और W हटा के खाली होल लिख देगा तो मैंने भोंका, भोंका हो गया। ये भोंका वाला नहीं है, W फिर होल, W का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस ये बताता है कि मतलब कुल ही। जब आपसे डॉक्टर कहेगा टोटल ब्लड, अरे टोटल नहीं बोलता है, टोटल बोलेगा तो कोनो समझेगा कि एक आदमी में से कुल ब्लड निकाल ले। होल ब्लड चाहिए, होल ब्लड। होल ब्लड में पूरा ब्लड उठा लाएगा, लिक्विड पार्ट भी सॉलिड पार्ट भी, यानी पूरा शरबत पिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होल ब्लड, होल ब्लड, भोंका नहीं, होल ब्लड। होल ब्लड में सबको लेके आना है। तो प्लाज्मा जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है भैया? लिक्विड पार्ट होता है। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा काफी गाढ़ा होता है, प्लाज्मा काफी गाढ़ा होता है, लेकिन प्लाज्मा ज्यादा गाढ़ा हो गया ना तो ब्लडवा बहबे नहीं करेगा। तो ससुरा प्लाज्मा को बड़ी झमेला है रे बाबू, प्लाज्मा को बड़ी झमेला है। मत पूछो प्लाज्मा में कितना झमेला है। जिस तरह से पेंट मारने वाला जो पेंटर होता है ना, उसे ससुरा पेंटवा पंछुछुर कर देगा तो हो दिक्कत, अब प्लेंटवा एकदम गाढ़ा पोत देगा तो हो दिक्कत। बहुते दिक्कत है रे बबुआ इसमें। तो भगवान जब ही बनाया प्लाज्मा को न तो कहा कि रे चोट्टा कहीं का, तोरा पातर कर देंगे तो हो दिक्कत, मोट कर देंगे तो हो दिक्कत। तो इसमें जरूरी था भगवान ने दो को चीज मिला दिया। इसमें मिलाया प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये खून को गाढ़ा कर देते हैं सब। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इस ससुरे खून को क्या कर देता है सब? गाढ़ा कर देता है। क्या कर देता है सब? गाढ़ा। लेकिन बबुआ ढेर गाढ़ा हो जाएगा तो खूनवा बहबे नहीं करेगा। ढेर गाढ़ा हो जाएगा तो खूनवा बहबे नहीं करेगा। तो हार्ट कहेगा कि रे चोट्टा कहीं का, हमरा का बुलडोजर समझ ले है, हम 120 पे ठेलेंगे, इतने पे चल जो ना तो छोड़ देंगे हम तोरा के, हुए रास्ते में रह जाइए। रास्ते में रह जाएगा, अब पिछवा से ब्लड उसको ठेलेगा, हार्ट उसको ढकेलेगा और ससुरा गाढ़ा हो गया है, जइबे नहीं करेगा। जइबे नहीं करेगा तो कहेंगे इसका ब्लड ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड क्लॉट कर रहा है, खूनवा जम गया है, गाढ़ा हो गया है, चाहिए नहीं रहा, मरीज मर जाएगा। जो ससुरा तू नहीं, बहुते झमेला है इसमें। नहीं समझ में आया? अरे बफरिंग क्या कर रहा है? वाई इट इज बफरिंग? बफरिंग क्यों करेगा भाई? ठीक हो गया, ठीक ठीक ओके हो गया। अगर ठीक हो गया तो बोलिए। अगर बफरिंग ठीक हो गया तो ओके हो गया तो बोलिए। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। बफरिंग ठीक हुआ? अरे भैया बफरिंग हुआ, ठीक तो होना चाहिए। रुक रुक कर क्यों चल रहा है? ससुरा रुक के क्यों चल रहा है भाई? चलिए, तो ब्लड को मोटा करने का काम कौन करता है? थोड़ा सा रुक गया था। हाई ससुरा प्लाज्मा को मोटा करने का काम कौन करता है? इस ससुरा प्लाज्मा को ये क्या करता है? गाढ़ा कर देता है। गमे आकी मतलब गाढ़ा, गाढ़ा कर देता है, या आप कहिए तो थक्का कर देता है।
कहिए कि ब्लड को मोटा कर देता है, ब्लड को मोटा कर देता है। सीबीएसई वाला इसको कहता है क्लॉट, सीबीएसई वाला इसे कहता है क्लॉट हो गया, क्लॉट। रुक रुक के चल रहा है ससुराई, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ गया है इसको, अभी सही हो जाएगा, 2 मिनट में सही हो जाएगा। थोड़ा बीच बीच में कर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा का। तो बताओ बबुआ आप कि हम इस फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के भरोसे बैठेंगे तो दिक्कत कर देगा ससुरा। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के भरोसे बैठेंगे तो बहुते गाढ़ा कर देगा। इसलिए भगवान इनकी गर्मी, इनकी अकड़ शांत करने के लिए एगो इसमें लिक्विड मिला दिया जो इस ब्लड को पंचुछुर कर सके। भगवान इसके गाढ़ापन को ससुरा खाली फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन डाल देंगे हमें, जो जब मोट कर देगा यानी गाढ़ा करके थक्का बना देगा, जगह जगह जम जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इन दोनों की अकड़ को शांत करने के लिए एगो अकेला पदार्थ मिलाया जिसका नाम है हेपेरीन। हेपेरीन, हेपेरीन ये ससुरा खून को क्या कर देता है, पंचुछुर कर देता है, यानी पतला कर देता है, पतला। इसको कहते हैं ब्लड थीनर। क्या कहते हैं, ब्लड थीनर। इसे ब्लड थीनर कहते हैं, पतला कर देता है, पंचुछुर कर देता है। तो पंचुछुर होना भी जरूरी है। इस ससुरा प्लाज्मा को बहुते झमेला है, लेकिन में कोई झमेला नहीं है। इसको मोटा पतला पंचुछुर से मतलब नहीं है, गाढ़ा हो गया पंचुछुर हो गया, इसको बस जितना चाहिए उतना दे दो ना। इस ससुरा को 60% चाहिए भी, उसके बाद गाढ़ा भी रहेंगे, पंचुछुर भी रहेंगे। ले इस ससुरा में ढेर गाढ़ा करना है तो ये दोनों हावी हो जाते हैं, पंचुछुर करना है तो हेपेरीन कर देना है। क्या कर देना है, हेपेरीन। कोरोना का बहुते मरीज मर गया बेचारा, क्योंकि उनका ब्लड थक्का बन के क्लॉट हो गया। डॉक्टर लोगों को करना चाहिए कि उन्हें हेपेरीन का टेबलेट देना चाहिए, लेकिन हेपेरीन से एगो समस्या है, अगर बहुते ज्यादा पतला हो गया तो छरछरा के ब्लड घुस जाएगा और नसवे छोट मोट फाड़ देगा दिमाग का, क्योंकि दिमाग की आंख की नसें बहुत पतली होती हैं, उनमें ज्यादा मजबूती नहीं होती है दिमाग और आंख की नस में। और ब्लड अगर हेपेरीन ज्यादा हुआ तो ब्लड को बहुत पतला कर देगा, और जब बहुत पतला कर देगा और हार्ट को क्या पता सोचा ब्लड मोटा की पर मारेगा 120 पे, ब्लड बहुत पतला तो जाके फाड़ देगा वहां पर। इसीलिए बेचारा कोरोना मरीज में डॉक्टर कंफ्यूजन में है। सोचा हेपेरीन देंगे और कहीं ज्यादा हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और हेपेरीन नहीं देंगे तो कोरोना में ये दोनों भारी पड़ जा रहा है, सब थक्का बना के मार डाल रहा है सब। तो ऐसे डॉक्टर लोगों के लिए आईसीएमआर ने और एम्स के डायरेक्ट डॉक्टरों ने कहा है कि भैया आप रिस्क मत लीजिए, आप हेपेरीन की बहुत थोड़ी मात्रा दीजिए, बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब दवा के रूप में दीजिए, टेबलेट के रूप में दीजिए, जो ज्यादा काम नहीं करता है तो बहुत कम में पतला करेगा। हेपेरीन को इंजेक्शन के रूप में मत दीजिए, उसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जिनमें बहुत ज्यादा ब्लड गाढ़ा हो गया है तो उनमें इंजेक्शन के रूप में। तो अब डॉक्टर क्या करता है, एंटीकोगुलेंट मिला के आपको देता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, टेबलेट के रूप में। और शुरुआत में जब डॉक्टर को डाउट होता है तो एक दिन गैप कर करके देता है, उसके बाद जांच होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि नहीं ब्लड क्लॉट कर रहा है तो टेबलेट देता है। जांच में पता चला बहुते क्लॉट हो गया तो आईवी यानी इंटरवेंस इंजेक्शन लगा देता है। तो ब्लड का हल्का सा तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, लेकिन ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है बबुआ, इस ससुरा बहुते बड़ा चैप्टर है। जिस तरह से पाचन तंत्र बड़का चैप्टर था, ठीक उसी तरह से ब्लड भी बड़का चैप्टर है, इसलिए कोई मजाक नहीं। समझ में आ रहा है, ब्लड अभी तो ये पानी वाला देखे, अभी यही लोहा लकड़ तो देखना बाकी है, इसमें लोहा होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन यही सब। अब जब हीमोग्लोबिन वगैरह बताएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि ससुरा पल्स ऑक्सीमीटर का काम कैसे करता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ये काम कैसे करता है, देख रहे हैं मैं लाइट जलता है, ये नाप लेता है ऑक्सीजन कितना है। ये कौन चीज में नापता है, ये ससुरा आरबीसी को नापता है। समझ में गया, कुल यही से पता चल जाता है शरीर के बारे में कैसा हालचाल है। अभी इसको बताएंगे, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए
मासिका क्या होता है सर बता दीजिए, आगे पढ़ाएंगे। चलिए इतना आप समझ गए, आज के लिए इतना ही। कल क्लास आपका टाइम से चलेगा, जो टाइम से है क्लास। इवनिंग बैच के लिए नोटिफिकेशन दे देंगे, इवनिंग बैच के लिए हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो बड़ा तुरंत है।